चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है। देखिए अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस पढ़ा है और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े हैं आप लोग, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो पार्टिकुलर एक एटम की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, मतलब वो एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब एक एटम के बारे में आपने पढ़ा है, सारा डिटेल पढ़ा है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो एटम की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्डेड एटम। किसकी प्रॉपर्टीज होती है भाई? बॉन्डेड एटम का। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके आगे हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग, उसमें इसका बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, जैसे कि मैं आपको कल एक एग्जांपल बता रहा था, सोडियम क्लोराइड का बता रहा था, और आप लोगों को मालूम होता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो केटाइन बन जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर लेगा भाई? Cl माइनस, जो क्या बन जाएगा? एनायन। तो Cl माइनस क्या होता है भाई? नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का लेना होता है और मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देना होता है। तो ये जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड का नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है? आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर हम मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, जैसे कि मान लो यहाँ में लिखा है H2 और यहाँ में लिखा है HF। बेसिकली हम अभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? जिसमें दो एटम है, दोनों एटम सेम सेम हो सकते हैं और दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, बताइए H2 जो बना होगा वो HH ऐसा बॉन्ड बना होगा, और HF जो बना है ऐसा बना है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का देना नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना होता है, और मेटल का टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी से दे देगा, है ना? जैसे ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, जैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ये फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। और बताइए ये जो बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बॉन्ड बना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कल इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था, एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए बताइए, ये नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा? लेगा। ये नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन का लेना, ये इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे देगा जिससे मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी इलेक्ट्रॉन का लेने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी प्रकार ये भी भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना? तो बताइए इंतजार करते या 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 10 महीना हो गया, लेकिन इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने के तैयार भी नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं तो क्या करेगा भाई? ये सोचेगा चलो मैं आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि इसको कोई इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो ले कैसे पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में ही क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। और जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। उसी प्रकार ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, कहानी हो गई खत्म। जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना भाई, तो उसका एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा जाए। क्या इलेक्ट्रॉन को इसके पास रखा जाए या इलेक्ट्रॉन को इसके पास रखा जाए? तो क्या जब भी शेयरिंग हुआ, दोनों ने खुद आपस में बॉन्ड बनाया, तो उसका एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा बीच में रखा जाएगा। कहाँ में रखा जाएगा? बीच में रखा जाएगा। मान लो यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन इसका है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है ना? और यहाँ में भी ये मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मैंने क्रॉस से बनाया है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को, क्लियर है ना? अच्छा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ में बीच में है, ठीक है? जब बीच में होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में होगी तो कुछ निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस या माइनस? माइनस, है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई बीच में है तो कुछ निगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे आ रहा होगा, कुछ निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें देखा गया कि यहाँ में ध्यान देना भाई, अगर देखा गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ में देखा गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, तो ये पता चला कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखा गया कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है भाई तो क्या करेगा? मान लो इलेक्ट्रॉन तो बीच में रखा गया है और ये ज्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच पाएगा? जो ज्यादा ताकतवर हो पाएगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा। और ताकतवर कौन है? फ्लोरीन।
समझ पा रहे हैं ना। तो फ्लोरीन क्या हुआ, फ्लोरीन सोचा कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करूंगा भाई, भाग जाऊंगा। लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागना शुरू किया तो भाई फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था ना भाई इसको। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागना चाहेगा, लेकिन हाइड्रोजन उसको पकड़ के रखेगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ में क्या होगा, देखिए यहाँ में होने वाला ये है कि देखिए अब मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे फ्लोरीन की तरफ लेके, लेकिन वो 100% लेके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का भी तो कुछ शेयर है, हाइड्रोजन भी उसका पैर पकड़ के खींच रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दूंगा। क्लियर है ना भाई। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ में जाएगा, लेकिन वो बॉन्ड 100% नहीं टूट पाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा है, क्योंकि उसकी भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ में इन्वॉल्व है। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ज्यादा हो गई, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा हो गई। तो बताओ इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस। और यहाँ में बताओ, यहाँ में जब इलेक्ट्रॉन बीच में था तो यहाँ में भी कुछ निगेटिव चार्ज था, यहाँ भी कुछ निगेटिव चार्ज था। और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ में जा रही है, तो हाइड्रोजन का जो पावर निगेटिव चार्ज था धीरे धीरे कम होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए रियल चार्ज डेवलप नहीं होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। मतलब ये बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है। जैसे कि अगर मान लो लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है HCl, और इसको हमने ऐसे कर दिया है और लिख दिया H+Cl-। अगर ये बॉन्ड टूट गया है तो रियल चार्ज डेवलप होता है। लेकिन अगर बॉन्ड नहीं टूटता है, इसका मतलब अगर मान लो ऐसे लिखा है HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ऐसा, तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बीच में नहीं है, वो क्लोरीन के तरफ में है, इसलिए उस पे निगेटिव चार्ज है। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो +1 -1 डेवलप हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। तो रियल चार्ज कब डेवलप होता है, पार्शियल चार्ज कब डेवलप होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है। तो यहाँ में मान लीजिए यहाँ में निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो बॉन्ड बना था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था, तो ये बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो रही है। और देखिए जब भी जो बॉन्ड बना है इसमें क्या हो गया है, पोलैरिटी डेवलप हो गया है। एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, पोलर। तो इसको बोलेंगे ये कैसा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस होगा तो बॉन्ड हमेशा पोलर होगा। एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरा पे प्लस चार्ज आएगा। तो जब अपोजिट चार्ज आ रही है तो उसको बोलते हैं पोलर। क्या समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे इसकी बात करेंगे, ये भी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ में क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ में क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ H, और यहाँ में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ H, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो चुकी है, बराबर। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो गई है तो कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी हाइड्रोजन, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, ये भी नहीं खींच पाएगा। इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं रहेंगे, तो इस पे कुछ भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्लियर है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, जब भी चार्ज डेवलप नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन पोलर। तो ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं ना। मतलब पोलर कब होगा, जब En का डिफरेंस होगा, मतलब एक वैल्यू दूसरा से ज्यादा ताकतवर है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एक पे नेगेटिव और दूसरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिसके तरफ जाएगा उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जहां से जा रहा है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ में आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। ये एक टेंडेंसी है कि जो क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। It is a tendency to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिप्रेजेंट, इसकी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा। समझ पा रहे हैं ना। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, इसको काई बोला जाता है। ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली इसको कैसे लिख देते हैं, एक्स से। अब मोल फ्रैक्शन नहीं समझ लीजिएगा ना, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी सिंबल ऐसे होता है। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भाई इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी है भाई। क्या है, टेंडेंसी। जैसे टेंडेंसी कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन करेगा, जिसका पावर ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये रिलेटिव वैल्यू है। कहने का मतलब है जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है, किसी के बराबर आ सकता है।
कितना गुस्सा आएगा उसको मेजर करने के लिए कोई क्वांटिटी है क्या? मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो ये भी एक क्या होती है? रिलेटिव वैल्यू होती है, रिलेटिव टर्म होता है। हम लोग इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। समझ पा रहे हैं ना? लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा तो बढ़ते ही रहेगा, और घट रहा है तो घटेगा ही घटेगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको याद होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप क्या पढ़ रहे थे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन एक्सचेंज होगा, P2 P3 में एक्सचेंज होगा, है कि नहीं? फिर आप लोग लिखते थे H2 P1 में एक्सचेंज होगा, P2 P3 में एक्सचेंज होगा, P3 P4 में एक्सचेंज होगा। ऐसा बहुत सारा कहानी आपने पढ़ा था। तो उसमें क्या था? वो सारी टर्म्स किस बात पे डिपेंड करती थी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कोई यूनिट होता है? नहीं, यूनिटलेस होता है। क्या होता है? इट इज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। किसको अट्रैक्ट करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जिसकी En की वैल्यू ज्यादा होती है, वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। आगे तो डिफिनेशन लिखिए, लिखेंगे टेंडेंसी ऑफ एन एटम, tendency of an atom to attract, tendency of an atom to attract shared pair of electron, tendency of an atom to attract shared pair of electron, tendency of an atom to attract shared pair of electron, tendency of an atom to attract shared pair of electron is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया ना? तो इसके 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, पहला इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ऐसे कर एक्स है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। समझ पा रहे हैं ना? और कौन सा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कौन कौन सा फैक्टर पर अफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट में लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए, अगर हम बात करें भाई कौन कौन सा फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, पहला क्या होता है?
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। और साइज बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। अच्छा आप लोग जानते हैं भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये कहाँ लगाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ईएन में डायरेक्टली क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली, तो ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए, जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा अगर sp लिखा है, sp2 लिखा है, sp3 लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, कॉपी नहीं करना है बाद में। अगर मान लो sp में परसेंटेज s करेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? s का किसका किसका परसेंटेज निकाला जा रहा है? s का। तो s के ऑर्बिटल कितने हैं? 1। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आएगा? 50% s करेक्टर है तो 50% क्या ही हो जाएगा? p करेक्टर। और बताइए यहाँ में sp2 में s करेक्टर निकालेंगे तो s का ऑर्बिटल बताओ कितना है? यहाँ में देखो 1, टोटल कितना है? 3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 33.33 आएगा। और यहाँ में बताओ sp3 में s करेक्टर, s के कितने ऑर्बिटल है भाई? 1। टोटल ऑर्बिटल एक का s और 3 p है तो टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई 100% तो कितना आ जाएगा? 25%। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो बताइए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है? sp, sp2, sp3। अच्छा अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ में sp3 में अगर आपसे कोई बोलेगा परसेंटेज p बताइए, p का करेक्टर कितना होगा तो क्या कैसे निकालेंगे? अब बोलेंगे नहीं आता है परसेंटेज, अगर p निकालना है तो बताओ p के कितने ऑर्बिटल है? 3 और टोटल कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ऐसा परसेंटेज ऑफ p की निकल जाएगा। और s बोलेगा तो s निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ में लिखा है sp3d2, ठीक है, बोलेगा परसेंटेज ऑफ d करेक्टर बताओ कितना होगा यहाँ? तो d के ऑर्बिटल कितने हैं? 2, टोटल कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा? 100। जिसका बोलेगा उसका निकाल सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कॉपी हो गया होगा शायद। अगर मैं आपसे बोलूंगा बताओ यहाँ में mn+2, mn+4 और mn+7 है, किसका en सबसे ज्यादा होगा? mn+7 का। क्या ये क्या है? डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट। तो देखिए नेक्स्ट में लिखेंगे स्केल टू मेजर EM। पहला स्केल क्या है? पॉलिंग स्केल। बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को कैसे मेजर किया गया है, मतलब यही हमारा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये काफी आसान है याद करना, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये किस पे बेस्ड है भाई? बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है या रेजोनेंस एनर्जी पे बेस्ड है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने एनर्जी कैसे निकाले भाई? ध्यान देना। इनका जो क्या हुआ होगा, मतलब यहाँ में हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को कैसे मेजर किए, तो उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया भाई, XA माइनस XB इक्वल टू क्या होता है? 0.208 बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, ये AB है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ A इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये है, यहाँ से हर एक एलिमेंट की क्या निकल गई है भाई? क्या निकल गई? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकल गई। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो मुझे HF का क्या निकालना है? बॉन्ड HF का मान लो क्या निकालना है? HF मान लो ये मॉलिक्यूल है और इसकी हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को मेजर करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, यहाँ में देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है भाई? डिफरेंस है, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी छोटा वाला से माइनस करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? A माइनस B करना है, मतलब बड़ा वाला वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू करना है। मान लो किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, किसी का 2 है, तो 4 में से 2 को माइनस करना है। वैसे मोड भी लिखा है, अगर आगे पीछे भी करेंगे तो मोड हमेशा कैसा ही आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो HF मॉलिक्यूल है और HF मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? मुझे मान लो
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है, फ्लोरीन का निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। HF मॉलिक्यूल कैसे कैसे बना होगा, HH की रिएक्शन जब FF से हुई होगी तो मॉलिक्यूल क्या बना होगा, HF। समझ पा रहे हैं ना। और मान लो भाई यहाँ में फ्लोरीन को हमने क्या मान लिया, A, और हाइड्रोजन को क्या मान लिया, B। समझ पा रहे हैं ना। तो ये बना होगा AB। अच्छा बताइए ये क्या है, हाइड्रोजन। तो मान लो इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, EBB, ठीक है। और मान लो F को क्या बोला गया है, A, तो इसको जो एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, EAA। समझ पा रहे हैं ना। और ये मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा क्या होगा, EAB, होगा ना। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में इसकी बॉन्ड एनर्जी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा और यहाँ में मेंशन किया जाएगा, यहाँ में इसकी सब बॉन्ड एनर्जी दे देगा और आप सारी वैल्यू यहाँ में डाल दीजिए। तो आप क्या निकाल सकते हैं बताइए, XA माइनस XB निकाल सकते हैं ना भाई। तो भाई देखो XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ A इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB डिवाइडेड बाई 2, हो गया ना इसका। तो मान लो क्वेश्चन में देगा ना कि हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा और इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। मान लो ये सारी वैल्यू दिया है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई। इससे आपका ये वैल्यू तो निकल जाएगा ना कि XA माइनस XB की जो वैल्यू आएगी कुछ मान लो 1.9 आ गई। कहने का मतलब है कि ये डाटा दिया जाएगा, ये डाटा दिया जाएगा, ये डाटा, ये सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ में ये वैल्यू है तो कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और मान लो वैल्यू कितनी आ गई, 1.9। जरूरी नहीं कि 1.9 आएगी, मान लो 10 आ गई, कुछ ऐसा रैंडम मान लो ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने वेरिएबल है भाई, 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B का डिफरेंस कितना आ गया, 10। और बताइए कितने वेरिएबल है, 2, और इक्वेशन कितना दिया है, 1। 2 वेरिएबल दिया है और 1 इक्वेशन, कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब जितने वेरिएबल है उतने ही हमारी इक्वेशन होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए x माइनस वाई इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो क्योंकि वेरिएबल है 2, इक्वेशन है 1, नहीं निकल पाएगा। इसके लिए 2 इक्वेशन मालूम होना पड़ेगा। उसी प्रकार आप मुझे बताओ भाई कि XA माइनस XB का वैल्यू आ गया है 10। सपोज मान लो ये सारी क्वेश्चन में दिया जाएगा, निकाल के आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता होगा कि इसकी वैल्यू, इसका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। मान लो XA का वैल्यू 20 लेंगे, XB का वैल्यू 10, तभी भी आंसर 10 आएगा। अगर इसको आप 30 लेंगे, इसको 20 लेंगे, तभी भी डिफरेंस 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कहने का मतलब है उस केस में पॉलिंग ने कुछ क्या माना, एजम्पशन माना। क्या माना, एजम्पशन। और उसने बोला कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 4 लेना है। कितना लेना है, 4। अगर मान लो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो दूसरा का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मेजर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने 2 एजम्पशन लिया, क्या क्या, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उन्होंने क्या माना, हाइड्रोजन की वैल्यू को 2.1 माना और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को क्या मान लिया, 4। तो अगर मान लो दो में से दोनों का डिफरेंस कुछ है, एक का वैल्यू पता है तो दूसरा का वैल्यू पता चल ही जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या लिखा भाई, देखो यहाँ में इलेक्ट्रॉन, इस साल क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया था, आराम से करेंगे आप कुछ देर में। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, उन्होंने फ्लोरीन को क्या माना, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 है, जूम कर लिया। और इसकी क्या होती है, नियरली ऑलमोस्ट 0 होती है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को क्या माना गया, 2.1। इसका कितना था, 1, इसका 1.5, इसका 2, इसका 2.5, इसका 3, इसका 3.5, है ना। इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 2.8, इसका कितना होगा 2.5। तो ये एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा गया है।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हर एक एलिमेंट। आप क्या देख रहे हैं भाई, देखिए आपको तो याद रखना है कि हाइड्रोजन को एजम्पशन करके 2.1 माना गया है, फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? फ्लोरीन का। नोबल गैस का क्या होता है? नियरली 0। समझ पा रहे हैं ना? अब बताइए यहाँ में लिथियम का कितना है? 1, फिर 0.5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 1.5, 1.5 में फिर 0.5 ऐड करो क्या होगा? 2, 2 में फिर 0.5 ऐड करो 2.5, फिर इसमें 0.5, मतलब यहाँ से हमें जा रहे हैं तो 0.5 ऐड कर दीजिए। याद करने का तरीका है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बताइए ईएन की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? अरे बढ़ रही है, देखो ये 1 पॉइंट मैक्सिमम 4 तक गया है ना, और वो सबका 0 होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ से भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। और यहाँ से भी देख लीजिए वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो कहने का मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ बढ़ेगा फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वजह से कुछ एक्सचेंज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगा तो घटते ही रहेगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही है? सॉरी गलत बोला, लेफ्ट टू राइट जाने से ईएन की वैल्यू बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम जाने से ईएन की वैल्यू घटेगी। और ये पॉलिंग स्केल जो होता है यहाँ में यही ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी, और वहां में आपको हर एक एलिमेंट का बॉन्ड एनर्जी दे देगा तो आप इससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ मालूम होना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का कितना है, फ्लोरीन का कितना है, उससे आप बाकी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये आपका सामने लिखा गया है, तो इसमें देख सकते हैं भाई किसी किसी का कभी कभी पूछा जा सकता है कौन कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होता है? एचपी का सेम होता है, हाइड्रोजन और फास्फोरस का सेम है क्या? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, याद रखिए एचपी का सेम होता है। एनसीएल का सेम होता है, एनसीएल है ना। सीआईएस का सेम होता है, सीआईएस, सी याद रखना। कार्बन, आयोडीन, सल्फर का ईएन की वैल्यू सेम होती है। बैगन, आलू का भी, बेरिलियम, एल्युमिनियम का भी सेम होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बन, सल्फर का भी सेम लिखा ही है। तो ये सब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। और बताइए इसका भी सेम होता है कि नहीं? पोटेशियम, रूबियम का भी सेम होता है, सीजियम, फ्रांसियम का भी सेम होता है। तो ये पॉलिंग स्केल है, यही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एटलीस्ट सेकंड पीरियड का तो याद ही होना है हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जितना लिखाया गया उतना याद रखना। अब ये बोलेंगे हर एक एलिमेंट का लिख दीजिए, जरूरी नहीं है ना, जितना बोला गया है उतना सफिशिएंट है, इतना आपको याद रखना है। और इस साल का क्वेश्चन भी आप कुछ ही देरों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये तो पॉलिंग स्केल हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा? मोलिकन स्केल होगा। ठीक है, मोलिकन स्केल से देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर मोलिकन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने क्या बोला कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या भी लिखा जा सकता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। कौन सा स्केल से? मोलिकन स्केल से। लिख लो चाहे तो। अकॉर्डिंग टू मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज वैल्यू ऑफ, according to Mulliken, electronegativity is the average of, electronegativity is the average of ionization potential। अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट। देखिए भाई ध्यान देना, एक्सपी क्या है? एक्सपी के से क्या समझ पा रहे हैं? आयोनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर पॉलिंग स्केल। अगर मान लो आपने क्या लिया, मोलिकन से आपको कोई भी एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा स्केल से भाई? मोलिकन स्केल से। लेकिन आपको पॉलिंग स्केल से निकालना है, तो पॉलिंग स्केल से क्या होगा? जो मोलिकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकला है उसको 2.8 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट निकल जाता है। किससे? पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्सपी का मतलब होता है ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर पॉलिंग स्केल।
और ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूलिकन स्केल। अगर मूलिकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल गया है, उसको 2.8 से डिवाइड करो तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से स्केल से भाई, पॉलिंग स्केल से। तो वेरिएशन इन ईएन लिख लीजिएगा, वेरिएशन इन ईएन अच्छा बताइए, पीरियड में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ईएन की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। ग्रुप में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो लिख लीजिएगा, इन पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस रेगुलरली। और इन ग्रुप में लिख लीजिएगा, जनरली ईएन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन बच गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का इसी साल का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट, arrange the following element in increasing order of electronegativity. Nitrogen, oxygen, fluorine, carbon, silicon. तो देखिए आप लोग बता रहे हैं ए होगा, तो ठीक है, ए ही होगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होती है, और किसकी होती है, फ्लोरीन की। यहाँ में लिखा है सिलिकॉन, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, अभी इन दोनों में होगा। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना, FON करके याद रखना है, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। और वैल्यू भी आपको याद ही होगी कि सिलिकॉन का कितना होता है, कार्बन नीचे, कार्बन का नीचे में होता है सिलिकॉन, और कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन का ज्यादा होगा, और कार्बन का कितना होता है भाई, 2.5, है ना। तो कार्बन सिलिकॉन में बताई होगा और सबसे, ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, वैल्यू भी आपको याद ही है। अब ये नहीं कि सारा एलिमेंट को याद करना कोई इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नोट डाल के 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस इज 0 electronegativity of inert gas is 0 due to their stable electronic configuration, due to their stable electronic configuration. They do not participate in chemical bond formation, they do not participate in chemical bond formation. चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे, small atom are normally, small atom are normally having more En, small atom are normally having more En than larger atom. मतलब जिस एटम का साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम En इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम En इन पीरियोडिक टेबल वो क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए भाई, if ionization energy and electron affinity of an atom, if ionization energy and electron affinity of an atom is 10 and 6.8 electron volt per atom, 10 and 6.8 electron volt per atom respectively, find electronegativity, find electronegativity according to Pauling scale। रिपीट करूं ना, ठीक है,
if ionization energy and electron affinity of an atom is 10 and 6.8 electron volt per atom, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। क्या क्या दिया था बताइए आपको। देखिए मोलिकन का अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर मोलिकन स्केल क्या ही होता है भाई, इसको शॉर्ट में हम XM लिख देते हैं। वो क्या होता है बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है ना। और आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कितना दिया है बताइए तो 10 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है 6.8 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या ही आ जाएगा बताइए 16.8 डिवाइड बाई 2 8.4 आ जाएगा ना। अब देखिए आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर पॉलिंग स्केल, तो क्या होता है XP इक्वल टू क्या होता है XM डिवाइड बाई 2.8, मतलब जो मोलिकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आ रही है उसको 2.8 से डिवाइड करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगा पॉलिंग स्केल से, जो कितनी आ रही है भाई 8.4 डिवाइड बाई 2.8, आंसर आ जाएगा 3। समझ पा रहे हैं ना, मतलब अच्छा बताइए बोलेगा एलिमेंट बताओ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो 2 हो जाएगा, 2 एलिमेंट हो जाएगा, कौन कौन NCl, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 3 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में एप्लीकेशन लिखेंगे। हाँ तो देखिए पहला होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो आइए पहले ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको कॉपी करना है, ठीक है भाई। थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे मान लो कोई भी एटम है, जैसे मान लो यहाँ में लिखा है HF है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ में मान लो यहाँ में जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, और मान लो ये इसमें किसकी EN ज्यादा है, मान लो किसकी ज्यादा है भाई फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका होता है फ्लोरीन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चला जाएगा भाई फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा। और बताइए क्यों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसका EN की वैल्यू ज्यादा है ना। और आप मुझे बताइए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन अपने तरफ में खींचेगा वो टेंडेंसी मेटल का है या नॉन मेटल का, नॉन मेटल ही तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना भाई। तो याद रखना जिसका EN ज्यादा उसका नॉन मेटल का कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्लियर है ना भाई। और बताइए भाई यहाँ ध्यान देना, और ये बताओ हाइड्रोजन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन जाने दे रहा है, और यही ना मेटल होता है भाई जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा। तो बताओ इसमें जिसका EN कम होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। जिसका EN ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेना मेटल की टेंडेंसी नहीं होती है, किसकी होती है नॉन मेटल का। और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा, कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा जिसका EN की वैल्यू कम होगी, जिसका ज्यादा होगा वो तो लेगा ना भाई।
समझ पा रहे हैं? तो पहला प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि जिसका EN का वैल्यू कम होता है वो प्रीफिक्स का जैसा बिहेव करता है, और जिसका EN ज्यादा होता है वो सफिक्स का जैसा बिहेव करता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा गया है OF, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ठीक है। अगर मान लो भाई OF2 लिखा जाए या F2O लिखा हो, आपको EN से देख के उसका नाम लिख देना है। अच्छा बताओ, या तो ICL लिखा हो या तो CLI लिखा हो, ठीक है। आपको क्या करना है बताइए, EN किसका कम होगा, ज्यादा किसका होगा, किसका कम होगा, बताओ किसका EN कम है। ऊपर से नहीं जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे वाला का कम होता है ना। तो पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे कि आयोडीन, क्लोरीन का नाम लिखेंगे या आयोडीन का? आयोडीन का, क्योंकि उसका जिसका EN कम होगा वो पहले नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडीन क्लोराइड। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा देखिए, यहाँ पे ध्यान देना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकाला जाता है। कहने का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड हमारा ना तो 100% आयनिक हो सकता है, ना तो 100% कोवेलेंट होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोई कंपाउंड ऐसा है ही नहीं जिसमें 100% आयनिक कैरेक्टर। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? और ना ही 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है बताइए? 16 टाइम्स XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपका ये फॉर्मूला है जिससे आपको क्या लिखा सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे ही यहाँ में दो कंपाउंड दिया है, जैसे HF दिया है और CS। अच्छा बताओ यहाँ में क्या है, क्या है बताओ? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए क्या हो? XA माइनस XB। मतलब बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है बताइए? 2.1। फ्लोरीन का कितना होता है? 4। होगा कि नहीं होगा? तो एक किसको मानेंगे जो ज्यादा है, फ्लोरीन, और इसको। तो यहाँ में क्या डाल देंगे बताओ? 16 टाइम्स 4 माइनस 2.1 हो जाएगा ना, प्लस 3.5 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो लगभग कितनी आ जाएगी? 43% आ जाएगी। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? वैल्यू डाल के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो बताइए HF जो है उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है? 43% है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा? 100 माइनस 43, तो कितना आ जाएगा? 57%। बताओ डोमिनेंट कौन कर रहा है, आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। इसलिए HF कैसा है? कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं? क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। वो कितना है? 57% है। समझ पा रहे हैं ना? और बताओ यहाँ में सीजियम और फ्लोरीन में क्या सीजियम CS का आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पता होता है? 0.7, फ्लोरीन का 4 डालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 91%। इसका मतलब ये सबसे अच्छा क्या है भाई? आयनिक कैरेक्टर है। मतलब ये कैसा, इसमें कौन सा कैरेक्टर होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा। और आयनिक कैरेक्टर कितना है? 91%। मतलब कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है? 8%। मतलब कहने का मतलब है कोई भी कंपाउंड का 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं निकल सकता। मतलब कुछ आयनिक होगा और साथ में क्या होगा बताइए? कोवेलेंट। आपको अगर निकालना है तो भाई वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। विश्वास नहीं हो रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 16 टाइम्स XA माइनस XB। A का मतलब HF का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5, और यहाँ में क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2.1 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 43% के आसपास। कहने का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है, कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? देख लेना है डोमिनेंट कौन कर रहा है। जैसे 91% आयनिक कैरेक्टर हो गया, मतलब कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक। और वहां में 57 मतलब आयनिक कैरेक्टर से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, कंपाउंड क्या हो जाएगा? कोवेलेंट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं स्टीवेंसन शोमेकर फॉर्मूला।
ये क्या है भाई, आर ए क्या है, रेडियस ऑफ ए, आर बी क्या है, रेडियस ऑफ बी, और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ ई एन, है ना, और ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, स्टीवेंसन शोमेकर फॉर्मूला। यहां में ध्यान देना भाई, कहने का मतलब ये है ना कि कोई भी, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना भाई, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, मान लो ये एक एटम है, ये मान लो एटम ए है ना, और ये दूसरा एटम हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे, ये ए है, तो इसका डिस्टेंस, इसका न्यूक्लियर, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, डी ए ए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, और दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग क्यू से डिवाइड कर रहे थे, तो क्या निकल के आ रहा था, रेडियस, है कि नहीं। तो ये रेडियस का फॉर्मूला था ना, डी ए बाई टू। इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन कराया था, मतलब हमने मेटेलिक रेडियस पढ़ा था, कोवेलेंट रेडियस पढ़ा था, वंडरवॉल रेडियस पढ़ा था, तो उसमें जो एटम दिया गया था वो कैसा था, एक ही प्रकार का एटम था, है कि नहीं। लेकिन अब एटम क्या हो गया है, डिफरेंट। जब एटम डिफरेंट होगा तो वहां में ईएन का कंसेप्ट आ जाएगा, इसलिए वहां पे ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि ईएन तो मालूम नहीं था। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अगर मान लो यहाँ में, मान लो ये एक एटम हो गया और ये दूसरा एटम हो गया, ठीक है, मान लो ये एटम ए और ये एटम क्या हो गया, बी, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा, आर होगा ना, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस क्या होगा, आर बी। क्या ये वाला टर्म तो बार बार दोनों में काउंट हो रहा है, इसलिए इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा ना, डी ए बी, वो क्या होगा भाई, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, लेकिन ये तो दो बार आ रहा है, तो इसकी वैल्यू ये होती है 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। इतना वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लो भाई दोनों एटम सेम सेम हो जाए तो क्या होगा, अगर दोनों एटम सेम सेम हो जाए, अगर हम दोनों एटम सेम हो जाए तो क्या लिखेंगे, डी ए ए लिखेंगे, है कि नहीं। अगर दोनों एटम सेम सेम हो जाएगा, वही फॉर्मूला में डालिए, तो क्या हो जाएगा भाई, आर ए प्लस आर ए, है कि नहीं। और बताओ, जब दोनों एटम सेम सेम है तो यहाँ में डिफरेंस इन ई एन क्या होगा, जीरो, तो मतलब समथिंग मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो ही हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, डी ए ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर ए होता था ना, तो यही तो हम लोग निकाल रहे थे ना, आर ए इक्वल टू डी ए बाई 2, तो वहीं से आ रहा था बेसिकली। क्लियर है ना भाई। लेकिन यहाँ में ये टर्म माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि एटम अलग अलग है और ये वाला पार्ट दो बार काउंट हो रहा है, तो उसको हटाना पड़ेगा, और इतना माइनस करने से उसकी डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकल जाती है। इसको बोलते हैं स्टीवेंसन शोमेकर फॉर्मूला। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। क्या है भाई, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स एक्स बी क्या है बताओ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ए किसको मानेंगे, जो वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन करा देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हो गया ना, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, अच्छा ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आप क्या भी लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो लिखिए क्वेश्चन, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 molecule, if bond length of H2 molecule is, if bond length of H2 molecule is 0.74 angstrom, 0.74 angstrom, and bond length of F2 molecule, bond length of F2 molecule is 1 angstrom, determine bond length of HF molecule, then determine bond length of HF molecule। आपको क्या दिया है बताइए, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2, इसका मतलब क्या दिया है, DHH दिया है। कितना दिया है, 0.74 एंगस्ट्रॉम। अगर ये बॉन्ड लेंथ दिया है तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, DHH बाई 2, 0.74 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 0.37 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ना। और उसी प्रकार बॉन्ड लेंथ ऑफ क्या दिया है, F2, मतलब DFF दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ फ्लोरीन, तो बॉन्ड लेंथ का आधा करना पड़ेगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5। तो क्या निकालना है, टू फाइंड क्या करना है, बॉन्ड लेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल।
तो क्या लिखा जाएगा, DHF इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, RH प्लस RF माइनस 0.09 XF माइनस XH, यही तो लिखना पड़ेगा ना। और RH की वैल्यू बताइए कितनी है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.37 और फ्लोरीन का रेडियस कितना है 0.5 माइनस 0.09, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ F कितनी होती है 4 और हाइड्रोजन का 0.21। अब इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो हाँ 0.21 नहीं होता है, 2.1 होता है ना। तो वैल्यू सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अभी यानी कि अभी आप घर में अभी आप निकालेंगे आंसर, केवल फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो सिखा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा कितना हो गया भाई, 4 एप्लीकेशन तो पढ़ा दिया गया ना। 5th एप्लीकेशन देखिए, यहाँ में जो नेक्स्ट होता है वो बॉन्ड पोलैरिटी होती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो बॉन्ड पोलैरिटी में आपको देखना है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ में लिखा गया है बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है ना भाई। जैसे यहाँ में ध्यान देना, और डिफरेंस इन ईएन निकालना, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। क्लियर है ना भाई। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 2.1 फ्लोरीन का 4, तो डिफरेंस कितना का आएगा 1.9, है कि नहीं। 4 माइनस 2.1 करेंगे तो 1.9 आएगा। और बताओ यहाँ में क्या आएगा, यहाँ में क्लोरीन का 3, इसका 2.1, इसका वैल्यू कितनी आएगी 0.9। और बताओ इसमें कितना आएगा 0.7 और यहाँ में कितना आ जाएगा 0.4, है ना। तो ये देखो, और आप मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, HF। और ज्यादा पोलर होने का रीजन भी है कि बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पहले समझ लो बाद में कॉपी करना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का। क्या बताओ यहाँ में सब में हाइड्रोजन है, क्या है, क्या फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्लोरीन में भी हाइड्रोजन का ज्यादा है। सब केस में बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो ईएन की वैल्यू है हाइड्रोजन से तो ज्यादा है। केस में ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में खींचेगा। लेकिन बताओ क्या सब पे पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा। क्या बताओ फ्लोरीन में जो पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और आयोडीन में जो पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है। अगर फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है तो फ्लोरीन ज्यादा अपने तरफ खींच पाएगा, जिसका वजह से यहाँ में जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी वो ज्यादा डेवलप होगी, और यहाँ में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में खींचेंगे, जिसका वजह से यहाँ में जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो फ्लोरीन के कंपेयर में कम होगा। अच्छा, फ्लोरीन क्लोरीन में किसका ईएन ज्यादा है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा सेम तो नहीं ना होगा। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मतलब ये बॉन्ड ज्यादा ना पोलर है, तो आप बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसकी बॉन्ड पोलरिटी उतनी ज्यादा होगी। नहीं समझ में आया है, आया हाँ। तो अगर कोई पूछेगा HCl, HBr, HI में कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है, तो आंसर इज HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और सबसे कम HI। रीजन क्या होगा, क्योंकि HF में
फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, ब्रोमीन भी खींच रहा है, लेकिन यहाँ में जो निगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और आयोडीन में जो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों क्या है भाई, डिफरेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होता है बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ज्यादा होती है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? एक क्वेश्चन लिखेंगे, which of the following bond is which of the following bond is most polar? Which of the following bond is most polar? ऑप्शन नंबर ए में लिखे HF, HCl, HF HCl, दूसरा PH, P डैश H, मतलब समझ पा रहे हैं ना? PH, P एक सिंगल बॉन्ड H है ना, PH। नेक्स्ट में SIF, बताइए कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? HF, इसलिए गलत हो जाएगा। कौन? 4D ऑप्शन सही होना चाहिए, SIF। सिलिकॉन का EN कितना होता है? 1 पॉइंट, और इसका फ्लोरीन का 4, और यहाँ में क्या होता है 2.14। तो किस में डिफरेंस मैक्सिमम आएगा? हाँ, इसलिए हम लोग रट चुके हैं कि HF जब से ज्यादा पोलर होगा तो कहानी गलती हो सकती है। EN का डिफरेंस देखना पड़ेगा, जिसका EN का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे जितना निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? यहाँ में जितना निगेटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ में उतनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना। लेकिन इस फ्लोरीन का जो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है और क्लोरीन का निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, क्योंकि पावर भी अलग अलग है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज लीस्ट पोलर? सेम ऑप्शन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज लीस्ट पोलर। अच्छा बताओ, लीस्ट पोलर का मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाए, है कि नहीं? और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का क्या होता है? सेम, है कि नहीं? पीएच का क्या होगा? सेम। हाइड्रोजन का जो EN है और पीएच सेम है, तो इसका EN का वैल्यू 0 होगा, मतलब ये बॉन्ड कैसा है? लीस्ट पोलर। उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? C। भाई लीस्ट पोलर के लिए क्या करना है? लीस्ट पोलर होना चाहिए। लीस्ट पोलर के लिए डेल्टा EN की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। और जितना ज्यादा EN उतना ही ज्यादा बॉन्ड पोलर, जितना EN की वैल्यू कम उतना ही हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूल लीस्ट पोलर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ में बोला गया है कि बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बात सेम ही है, ठीक है? तो ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN लिखा है, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, और मैंने यही सेम क्वेश्चन लिया है ताकि आप यहाँ से समझ सकते हैं EN की वैल्यू डायरेक्टली माइनस करके लिखा गया है, ठीक है? अच्छा आप मुझे बताइए भाई, जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है कि नहीं? तो आप बताइए, क्या फ्लोरीन पे जो निगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है और जो आयोडीन पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? फ्लोरीन का, क्योंकि उसका EN ज्यादा है। तो बताओ यहाँ में इसका जो जितना निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उतनी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो बताओ प्लस और माइनस का बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन यहाँ में बताइए, यहाँ पे जितना निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतनी ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई? कम है। तो बताओ इसमें अट्रैक्शन कम होगा और इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देने पड़ेगी। इसका मतलब जिसका EN का डिफरेंस ज्यादा है
उसका बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ में ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ में उतने ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, दोनों का बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर पूछा जाए HF, HCl, HBr, HI में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी भाई बताइए? HF आंसर, HCl, फिर HBr, HI। क्या समझ में आया है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ हाइड्राइड। तो देखिए नेचर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड किसको बोलते हैं भाई बताइए? H+ को या H- को? हाइड्राइड, देखो H- ये तो हाइड्राइड आयन होता है ना। हाइड्राइड का मतलब हाइड्राइड एक कंपाउंड होता है। वो कौन सा कंपाउंड होता है? वो एक बाइनरी कंपाउंड होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में बेसिकली क्या करना होगा, जैसे हम पी ब्लॉक भी पढ़ाएंगे ना भाई, तो वहां में उसका क्वेश्चन आता है कि बहुत सारा हाइड्राइड दे देगा, बोलेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। उस केस में मैं वहां में डायरेक्ट बोलूंगा कि मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया था, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए आप अभी यहाँ में अच्छे से सुनिए। हाइड्राइड में बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको? एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होता है। मतलब जैसे आपको दे देगा NH3, PH3, समझ पा रहे हैं ना? मतलब ऐसा टाइप का कंपाउंड देगा, बोलेगा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऐसा कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि हाइड्राइड बेसिकली है क्या। तो भाई ध्यान देना, हाइड्राइड ना एक कंपाउंड होता है, और वो कौन सा कंपाउंड होता है? वो एक बाइनरी कंपाउंड होता है। बाइनरी कंपाउंड बोले तो जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, और दो एलिमेंट में एक एलिमेंट हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट कुछ भी हो, तो उसको बोला जाता है हाइड्राइड। क्लियर है ना भाई? हाइड्राइड कैसा है? बाइनरी जैसे CaF2, क्या ये बताओ दो एलिमेंट से बना है कि नहीं? बताओ ये दो एलिमेंट से बना है, 3 एलिमेंट से? अरे 3 एलिमेंट नहीं, दो ही, एक तो फ्लोरीन, दूसरा कैल्शियम। भाई एटम ना 3 है, एलिमेंट तो 2 ही है ना। हाँ, तो ये एक बाइनरी कंपाउंड है, समझ पा रहे हैं ना। और बाइनरी कंपाउंड होना चाहिए, और उसमें एक फ्लोरीन होना चाहिए और दूसरा कोई एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? हाइड्राइड। क्या बोला जाएगा? हाइड्राइड। CH4 क्या है बोलो? हाइड्राइड। NH3 क्या है? हाइड्राइड। दो एलिमेंट में एक एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सब क्या है? हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक तो क्या ही होना चाहिए? हाइड्रोजन, दूसरा कुछ भी हो सकता है। और इसमें दे देगा क्वेश्चन, बोलेगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो आपको समझ में आनी चाहिए। अरे भाई समझ में आया नहीं आया? हाइड्राइड तो समझ में आ गया ना। हाइड्राइड क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। देखिए एसिडिक बेसिक दो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? या तो हाइड्राइड वाला क्वेश्चन आएगा, या तो ऑक्साइड वाला क्वेश्चन आएगा, या तो हाइड्रोक्साइड वाला आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? या बहुत सारा कंपाउंड का हाइड्राइड दे देगा, बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो। बहुत सारा एलिमेंट का ऑक्साइड दे देगा, बोलेगा एसिडिक या बेसिक लिखो। हाइड्रोक्साइड लिख देगा तो एसिडिक और बेसिक कर। क्लियर है ना? बताइए हाइड्राइड क्या होता है? कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर बने होने चाहिए, और दोनों एलिमेंट में एक एलिमेंट क्या होना जरूरी है? हाइड्रोजन। तो उसको हाइड्राइड बोला जाएगा। NH3, PH3, SbH3, समझ पा रहे हैं ना? CaF2 और CaH2, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। SiH4 है ना? तो ये सब हमारे क्या है? हाइड्राइड है। अच्छा, ऑक्साइड किसको बोलते हैं? ऑक्साइड भी एक बाइनरी कंपाउंड होगा जिसमें दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनना चाहिए, जिसमें पहला एक एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि CO2, Cl2O7 है ना, N2O, ये सब क्या है भाई? ऑक्साइड। और ऐसा टाइप का ऑक्साइड दे देगा, बोलेगा बताइए इसका क्या लिखना है, इसका एसिडिक ऑर्डर बताइए, इसका बेसिक ऑर्डर बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है हाइड्रोक्साइड। ये टर्नरी कंपाउंड होता है। क्या होता है भाई? टर्सरी कंपाउंड या टर्नरी कंपाउंड होता है। टर्नरी कंपाउंड का मतलब जिसमें 3 एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, और 3 एलिमेंट में पहला तो हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, तीसरा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो उसको बोला जाएगा हाइड्रोक्साइड। जैसे कि एग्जांपल देखिए, H2SO4 हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, तो ये सल्फर का हाइड्रोक्साइड है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लो लिखा NaOH, क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
सोडियम है? सोडियम तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, दूसरा एलिमेंट तो, तीसरा एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तीसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो मतलब हाइड्रोक्साइड टर्सरी कंपाउंड होता है, और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसा कंपाउंड होगा? कैसा कंपाउंड होगा? बाइनरी। तो ये थोड़ा आपको लिख लेना पड़ेगा कहीं ताकि आपको याद रहे। तो मुझे लग रहा है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड आपको समझ में आ गया है। समझ पा रहे हैं ना? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले भाई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, बोलेगा इसका एसिडिक ऑर्डर बताओ या इसका बेसिक ऑर्डर बताओ, तो आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हाइड्राइड का है कि ऑक्साइड का है कि हाइड्रोक्साइड का है। क्या समझ पा रहे हैं ना? अच्छा देखिए, जब भी हाइड्राइड का क्वेश्चन आएगा, जब भी हाइड्राइड का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्लॉक से। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? ब्लॉक से। मतलब एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है, क्लियर है ना? ब्लॉक से सॉल्व होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं? लेकिन जब भी हमारा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिव से। किससे सॉल्व करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव से। अगर मान लो भाई ध्यान देना, अगर हाइड्राइड का क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? ब्लॉक से। ब्लॉक में हमारे दो प्रकार के होंगे, ब्लॉक में या तो हमारा वो हाइड्राइड एस ब्लॉक का होगा या तो हमारा पी ब्लॉक का होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? या तो एस ब्लॉक का होगा या तो क्या होगा? पी ब्लॉक का होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है, जैसे मान लो लिखा है CaH2, तो बताओ ये हाइड्राइड है कि नहीं है? अरे है ना, हाइड्राइड है। हाइड्राइड का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किससे? ब्लॉक से। किससे सॉल्व करेंगे? ब्लॉक से। और ब्लॉक में बताओ ये एस ब्लॉक है कि पी ब्लॉक है? कैल्शियम को देखो कौन सा है? एस ब्लॉक। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए, NH3 लिखा है तो ये बताओ हाइड्राइड है कि नहीं है? हाइड्राइड किसको बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और एक तो हाइड्रोजन है दूसरा नाइट्रोजन है, बाइनरी कंपाउंड है। और नाइट्रोजन बताओ कौन सा ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। इसका मतलब ये तो कौन सा वाला ब्लॉक हो गया है? पी ब्लॉक। समझ पा रहे हैं ना? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ब्लॉक से। मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि पी ब्लॉक का है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? अच्छा, अगर ऑक्साइड आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया, तो बताओ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? EN से। तो सबसे पहला काम होगा, हम लोग पहले हाइड्राइड को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? अच्छा भाई ध्यान देना, हाइड्राइड बोले तो हाइड्रोजन का आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है? -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अरे भाई हो सकता है क्या? हाइड्रोजन का +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन भाई हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? एक कंपाउंड होता है, और कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड होगा? बाइनरी। बाइनरी कंपाउंड में, अच्छा बताइए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तभी ना हो सकता है जब हाइड्रोजन खुद के साथ में बॉन्ड बनाए। अरे भाई H2 है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 0, है कि नहीं? लेकिन क्या ये बाइनरी कंपाउंड है? क्या ये हाइड्राइड है? नहीं। हाइड्राइड होने के लिए तो बाइनरी होना है, एक हाइड्रोजन दूसरा कुछ और एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है ना भाई। तो हम तो हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ में 0 ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। मतलब जनरली हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। आप लोग बताओ -1 कब आता था? जब वो -1 कब आएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? जब वो मेटल के साथ में जुड़ा हो, है ना? मेटल का हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अरे भाई रिडॉक्स रिएक्शन है ना। +1 किसके साथ में आता है? जनरली नॉन मेटल, कोई भी मेटल को छोड़ के बाकी जो होंगे नॉन मेटल होंगे भाई। नॉन मेटल के साथ में अगर जुड़ा होगा तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे HCl हाइड्रोजन +1 है, लेकिन LiH हाइड्रोजन का -1 है। क्लियर है ना भाई? तो ये सब क्या है? हमारे हाइड्राइड है। बोलिए भाई आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्राइड का क्वेश्चन सॉल्व किससे होने वाला है? ब्लॉक से। तो देख लेना पड़ेगा। अच्छा बताओ, मेटल, मेटल तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, ठीक है? क्लियर है ना भाई? तो बताओ नॉन मेटल तो कहाँ में आता है? पी ब्लॉक में। तो यहाँ में हमारा क्या आएगा? नॉन मेटल। और बताओ जो एस ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा? मेटल। तो जो मेटल वाला हाइड्राइड होगा ना भाई, वो किस में देखेंगे? एस ब्लॉक वाला कंसेप्ट से देखेंगे। और नॉन मेटल का जो हाइड्राइड होगा वो कहाँ में देखेंगे? पी ब्लॉक। अरे भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पी ब्लॉक में तो नॉन मेटल भी होता है, मेटल भी होता है, मेटलॉइड भी होता है ना, लेकिन हमारा क्या होता है? नॉन मेटल है तो हम लोग जनरली पी ब्लॉक मान लेंगे, ठीक है?
और यहाँ में देखो पी ब्लॉक में जनरली हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी से आएगा, ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 से। ये दे देगा पी ब्लॉक का, बोलेगा हाइड्राइड का एसिडिक, बेसिक, और एसिडिक ऑर्डर बताइए, बेसिक ऑर्डर बताइए, ये सारी चीजें। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप? पहले आप इतना लिखो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ में देखिए नॉन मेटल के साथ में, ये नॉन मेटल हाइड्राइड है ना, और ये जैसे कि अगर हम बात करें भाई देखो यहाँ में हाइड्रोजन कोई एक मेटल से जुड़ा है, मान लो लिथियम से जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ में ध्यान देना, यहाँ में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो नॉन मेटल के साथ में जुड़ा है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं क्या? तो कहने का ये मतलब है ना भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर बताओ यहाँ में किसकी ईएन ज्यादा है भाई, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बताओ ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो बताओ क्या देगा, H+, और जो H+ देता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड। कहने का मतलब है कि अगर हमारा पी ब्लॉक का है ना, पी ब्लॉक का हाइड्राइड है, तो बताइए उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक, क्योंकि वो जो बॉन्ड टूटेगा ना तो वो H देगा, क्लियर है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे भाई देखिए LiH में लिथियम, और जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई कोई भी मेटल का हाइड्राइड ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल का हाइड्राइड ले लेते हैं, जैसे HiLi है ना, तो यहां से बताओ टूटेगा तो बताओ H पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, है कि नहीं भाई। यहाँ से लिथियम मेटल क्या करता है भाई, मेटल तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, चार्ज आएगा माइनस, मतलब यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा उस पे क्या आएगा, H पे क्या आएगा, माइनस, और H पे माइनस आएगा मतलब इसकी कौन सी स्ट्रेंथ होगी भाई, बेस। आप बोलेंगे बेसिक कैसे, हम तो जानते हैं कि जो OH देता है वो बेस होता है, H- बेस कैसे हो सकता है? अरे समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो कहने का ये मतलब है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए इधर, H- का मतलब होता है, ठीक है ध्यान देना, मतलब लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, तो क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इसके पास एक लोन पेयर हो चुका है कि नहीं? और आप मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो बेस होता है, कौन सा बेस होता है, लुईस बेस। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनो, अगर S ब्लॉक का हाइड्राइड है तो वहां से जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ रिलीज नहीं होगा, क्या रिलीज होगा, H-, और H- जो जल्दी से रिलीज करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। लेकिन अगर हमारा पी ब्लॉक का हाइड्राइड है तो वहां से जो बॉन्ड टूट रहा है, तो बताओ यहाँ में जो ग्रुप नंबर 15, 16, 17, हर एक एलिमेंट में 15, 16, 17, नाइट्रोजन का भी ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन का भी ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है, और फ्लोरीन का तो है ही है, मतलब यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा तो वहां से क्या रिलीज हो रहा है, H+, और जो H+ देता है मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन हाइड्राइड का है, ऑक्साइड का है कि हाइड्रोक्साइड का है। ये पता चल गया, चलो हाइड्राइड का है, हाइड्राइड का है तो बताइए हाइड्राइड का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ब्लॉक से, तो फिर देखना पड़ेगा जो दिया गया एलिमेंट है वो S ब्लॉक का दिया गया है कि P ब्लॉक का दिया गया है। अगर S ब्लॉक का, ध्यान से सुनिए एक बार और, बोर्ड पे ध्यान देना भाई, दे देखो, अगर हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक में बात करना है ग्रुप नंबर 15, 16, 17। 50 में क्या आता है, नाइट्रोजन, वो H2 बनता है, H2O सेम बात है। अच्छा बताओ, अच्छा एक बात बताइए, H2O हाइड्राइड है ऑक्साइड है, हाइड्राइड है ऑक्साइड है, तो ये दोनों है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस में दिया है। इधर देखो, अगर मान लो क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं SH2, ठीक है, SeH2, H2O, तो इस केस में इसको आपको क्या मानते हुए चलना है, हाइड्राइड। क्या समझ पा रहे हैं ना? हाइड्राइड में तो क्या होना चाहिए, बाइनरी एलिमेंट, एक हाइड्रोजन बाकी दूसरा कोई, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है बाकी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो अगर हम बात करें SO2, NO2 कुछ ऐसा दिया है और H2O दिया है, तो ये सब ऑक्साइड है ना भाई,
ऑक्साइड भी बाइंडिंग कंपाउंड होता है, एक ऑक्सीजन बाकी कोई दूसरा एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, उस केस में देखो ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, क्लियर है ना। तो इसको अगर ऑक्साइड वाला केवल क्वेश्चन में सब ऑक्साइड है और वाटर है तो वाटर को ऑक्साइड मान लेंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन हाइड्राइड है, वाटर है तो क्या मान लेंगे, हाइड्राइड। देखना है किस कैटेगरी में आ रहा है, अगर H2O इसके साथ में लिखा है तो हाइड्राइड बनेंगे और इसके साथ में लिखा है तो ऑक्साइड मान लेना है, क्लियर है ना भाई। अगर हम बात करें देखिए HF, HCl, HBr, HI होगा ना इसे। तो अगर हम बात करें भाई, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, ये सब हाइड्राइड का क्वेश्चन है ना भाई, कौन सा है, पी ब्लॉक का है। और बात बताओ यहाँ से जो बॉन्ड हमारा टूटता है वहां से H+ निकलता है कि क्या निकलता है, H-, H+। अगर H+ निकलता है भाई तो ये सारे क्या होंगे, एसिडिक। बताओ क्या है, NH3 भी एसिडिक होगा और BiH3 भी एसिडिक होगा, क्या दोनों का स्ट्रेंथ सेम होगा, क्या ये ज्यादा कौन, मतलब सबका एसिडिक पावर सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो आंसर इज डिफरेंट होगा। जो जल्दी से H को देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। लेकिन आप मुझे बताइए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, समझ पा रहे हैं ना, क्या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सेल नंबर बढ़ रहा है, सेल नंबर बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। तो बताओ नाइट्रोजन, बताइए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बीच का गैप ये है, फास्फोरस आएगा तो ये बढ़ जाएगा, फिर बिस्मथ आएगा तो बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो बताओ BiH3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा थोड़ा सा भी एनर्जी दीजिए बॉन्ड टूट जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा बताइए, NH वाला या BiH वाला, BiH वाला। तो बताओ कौन जल्दी से H+ देगा, BiH, और जो जल्दी से H+ देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बताओ BiH3 का एसिडिक स्ट्रेंथ NH3 से ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, BiH3 की होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, सेम वही सारा कहानी इसमें सब में सेम होगा, है कि नहीं। तो बताओ भाई टॉप टू बॉटम जाने से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताओ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा बताइए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बताओ टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन, बताओ H+ आयन का रिलीज करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और H+ आयन का टेंडेंसी H+ रिलीज करने का टेंडेंसी अगर बढ़ता है तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर, और भाई उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका रिड्यूसिंग नेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत याद रखो कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है, ऐसा याद बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा आप थोड़ा सा इधर देखो, आप लोग क्लासिकल कंसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे। अच्छा बताओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो भाई जो जल्दी H देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। अरे भाई देखो क्या ये H का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इतना सोच में क्यों पड़े हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बताओ यहाँ से सब में तो H निकल रहा है, मतलब सबका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होगा, जिसमें H जल्दी निकलेगा। और बताओ किसमें H सबसे जल्दी निकल रहा है, BiH3, POH2, HI, क्लियर है ना भाई। इसमें जल्दी से H निकलेगा, मतलब किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, HF का या HI का, HI का। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए रिड्यूसिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा, HI का। इसमें किसका ज्यादा होगा, HI का। इसमें PO रेडियो एक्टिव है, हटा दीजिए। इसमें TH2 का, इसमें BiH3 का। इसलिए लिखा गया एनसीईआरटी में कि BiH3 का रिड्यूसिंग पावर ग्रुप नंबर 15 में सबसे ज्यादा होता है। सही बात है कि नहीं। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो कोई मेटल है ना, इसके साथ में O जुड़ा है, क्या जुड़ा है, तो क्या बोलो इसको हम ऑक्साइड बोल सकते हैं कि नहीं, ऑक्साइड बोल सकते हैं ना, हाँ ठीक है। अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या बोल सकते हैं, हाइड्राइड। तो यहाँ से H का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, है कि नहीं। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर। उसी प्रकार बताओ ये मेटल का कोई भी एलिमेंट है जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है ना। तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे और ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है
कि जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। अच्छा बताइए, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है? तो यहाँ में एक लाइन लिख लीजिए, बॉन्ड स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, है कि नहीं? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्टेबल नहीं रहेगा, बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। मतलब पी ब्लॉक में हाइड्राइड वाला क्वेश्चन आएगा तो उस केस में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि क्या रिलीज होती है, H+। लेकिन एस ब्लॉक का जो अगर हाइड्राइड होगा तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिलीज होता है क्या, H-। H- का वजह से क्या बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। इसका मतलब ध्यान से सुनो, HI का एसिडिक पावर सबसे ज्यादा है क्या HF का एसिडिक पावर सबसे कम है क्या? जिसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होती है उसकी बेसिक कैरेक्टर कम होता है। इसका मतलब क्या, HI वीक बेस है, क्या HF स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है ना भाई? मतलब जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, है कि नहीं? तो बताओ क्या ये समझ में आ गया? अब ग्रुप नंबर S ब्लॉक की बात करेंगे हम लोग, है कि नहीं? चलिए बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? खत्म ही हो गया, कल तो खत्म ही हो जाएगा। बताइए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आप लोग बताइए क्या क्या लिखूंगा मैं। टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है बताओ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता है, इसका वजह से क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम तो क्या हो जाएगा बताइए, बॉन्ड स्टेबिलिटी कम तो बताओ यहां से क्या होगा, टेंडेंसी टू रिलीज H- क्या होगा, बढ़ जाएगा। और H- की टेंडेंसी, रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, किसकी, H- का। इससे बताओ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर, बेसिक। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, अगर एसिडिक पूछेगा तो बेसिक ही बस याद रखना। चलिए कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन का केस में क्या होगा, एस ब्लॉक का हाइड्राइड होगा तो ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और पी ब्लॉक का हाइड्राइड होगा तो ऊपर से नीचे जाने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। हो गया ना?